हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का टर्म 1 एग्जाम के लिए स्पेशली जो है वो क्या किया गया है कि सॉलिड स्टेट का चैप्टर्स को हमने आज सेलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ जैक रिड्यूस सिलेबस। और इसमें सारे कंटेंट को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट को बताया गया। यहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं बताया गया, सिर्फ थ्योरी को हमने लाया है वन शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस नोट्स में, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि सारे सिलेक्टेड टॉपिक को डिटेल में बताया गया जैक रिड्यूस सिलेबस के अनुसार। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहां पे क्या करने का प्रयास है कि आपको अगर किसी को नोट्स की जरूरत है तो उनको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जो कि संजय केम ट्यूटोरियल नाम के टेलीग्राम चैनल चलता है। वहां पे जाके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का नोट्स वहां जैक रिड्यूस सिलेबस के अनुसार आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे नोट्स को तैयार करवाया गया है। उसके साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप हैं तो यहाँ पे डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है रात के 8 बजे लाइव क्लास में हर एक चैप्टर से। तो इसलिए आपको इस चैनल से जरूर जुड़ना है और इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और भी इस प्रकार का कंटेंट आपको डेली मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है सॉलिड स्टेट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। किसे कहते हैं सॉलिड स्टेट? कि वैसा सबस्टांस विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है कि वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर के पास किस प्रकार के फीचर्स होते हैं? तो देखिए सॉलिड स्टेट जो होता है उसके पास क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है, शेप होता है एंड साइज होता है। इसके जो होते हैं डेफिनिट होते हैं, मतलब फिक्स होता है, मतलब एकदम पक्का होता है, ना बढ़ने घटने वाली चीजें नहीं होता है। क्या फिक्स्ड क्या क्या होता है, शेप, मास और साइज, इसके क्या क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसके पास द इंटरमॉलिकुलर स्पेस इन सॉलिड स्टेट इज लिस्ट, मतलब इसके पास अगर कहें कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस कितना होता है तो बहुत ही कम इसके पास इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से एकदम क्या जुड़े हैं कि क्लोज पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के नजदीक जुड़े हैं, वो दूर से जुड़े नहीं होते हैं, क्लोज्ड पैक्ड है। आगे क्या है, द इंटरमॉलिकुलर फोर्स इन द सॉलिड्स आर वेरी हाई। इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है, बहुत ही हाई होता है। ये चीजें हमने सीख लिया। नेक्स्ट जो फीचर्स है उसके बारे में हल्का सा देखते हैं। नेक्स्ट फीचर्स क्या है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब आप उसको फोड़िएगा ना तो वो भंगुर प्रकृति का होगा, एकदम टूट के छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाएगा। मान लिया जाए कि शीशा आप लेते हैं, शीशा क्या है कि आपका सॉलिड है, मारिए ना, हाँ थोड़ा सा मारिए, वो टूट के छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड होते हैं, वो क्या होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। कॉम्प्रेस्ड करना मतलब उसको अगर आप दबाना चाह रहे हैं, हल्का सा दबा के पिचकाना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप लेते बेलून को लेते उसको दबाते तो उसका शेप क्या होता है, चेंज टाइप में होने लगता है। लेकिन सॉलिड को आप लीजिएगा तो इस प्रकार की कोई अवस्थाएं आपके पास नहीं होगा, इसको कॉम्प्रेस्ड आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉलिड जो होते हैं ऑक्युपाइड फिक्स्ड पोजीशन होता है, उसका पोजीशन भी क्या होता है, फिक्स्ड पोजीशन होता है स्पेस में। एंड दे डू नॉट परफॉर्म द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये क्या करता है, ट्रांसलेशनल मतलब एक शेप से दूसरे शेप में, या रोटेशनल ये मोशन में ये कभी भाग नहीं लेते हैं। दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये अगर ऑसिलेट करेगा तो ये अपने मीन पोजीशन में, मतलब यहाँ से अगर कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, इधर आ रहा है जैसे कहते हैं ना, ये ऐसे करके जाएगा तो ऐसे जाएगा, पेंडुलम की भांति। ये सिर्फ क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन से इधर से उधर वो क्या करेगा कि सिर्फ अपना क्या करेगा, झूला झूलने टाइप में कर सकता है। इसको हम लोग नहीं कर सकते, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को नहीं कर सकते हैं, ओनली ऑसिलेट उसमें होगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ चुका है, वो चीजें तो ऐसी डेफिनेशन था। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं।
तो सॉलिड्स मुख्य रूप से जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सॉलिड्स होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड और दूसरा क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मजा आ रहा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए और भी वीडियो चाहिए वन शॉट वाली, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा लाइक तो जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में कहना है हाँ सर और भी लाइए, और भी चैप्टर्स के लिए बहुत ही मजेदार ढंग से लाने का प्रयास करेंगे। तो एक होता है क्रिस्टलिन सॉलिड, एक क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलिन और एमोर्फस होता क्या है कि सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक क्रिस्टलिन और एक एमोर्फस। तो क्रिस्टलिन क्या होगा उसको पहले देखेंगे, फिर एमोर्फस को देखेंगे। देखो क्रिस्टलिन सॉलिड होता है कि वैसा क्रिस्टलिन सॉलिड्स में वैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं अरेंज्ड इन या डेफिनिट ऑर्डर इन 3 डायमेंशनल स्पेस, कि इसका जो अरेंजमेंट जो होता है वो एकदम डेफिनिट ऑर्डर में, ऐसे नहीं कि एक यहां रखें एकदम 4 को छोड़ के फिर एक यहां रखें, नहीं, इसका डेफिनिट ऑर्डर है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट के टाइप में इसका होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ये 3D के फॉर्म में ये रहता है, 3D के फॉर्म में इसका रहता है। मतलब 3D का फॉर्म मतलब इसको एकदम कोई भी किनारों से देखिए ये एकदम अच्छे से दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं 3D। ऐसे नहीं कि कोई चीजों को हम देख रहे हैं तो आगे से देख लेंगे, पीछे से देख लेंगे या लेफ्ट राइट इतने से, तो वो नहीं, इसको क्या कर सकते हैं? हर एक कॉर्नर से देख सकते हैं, हर एक साइड से जिसको देख सकते हैं वही 3D अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलिन सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाता है? क्रिस्टलिन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाता है क्या? आपका डायमंड हो गया, NaCl हो गया, KNO3, ये सब क्या है? क्रिस्टलिन सॉलिड के एग्जाम्पल्स। आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डायमंड का एग्जाम्पल जो है वो किसका है? क्रिस्टलिन का या एमोर्फस का? तो किसका देना है? क्रिस्टलिन का ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? कि वैसा एमोर्फस सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो कैसा होगा? रेगुलर ऑर्डर में होगा। नहीं, रेगुलर ऑर्डर में होगा क्या? नहीं, रेगुलर ऑर्डर में होता तो क्रिस्टलिन होता, ये रेगुलर ऑर्डर में नहीं होगा। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एमोर्फस सॉलिड के नाम से हम लोग जानेंगे, जिसका अरेंजमेंट रेगुलर ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप प्लास्टिक ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? आपका एमोर्फस सॉलिड के नाम से जाना जाता है। हमेशा देता है कि रबर किसका एग्जाम्पल है? तो एमोर्फस सॉलिड, जिसका अरेंजमेंट जो है वो एकदम रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है एमोर्फस और क्रिस्टलिन में। तो देखो क्रिस्टलिन क्या बोले थे कि इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो रेगुलर ऑर्डर में रहेगा 3D के फॉर्म में, और इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? इरेगुलर ऑर्डर में होगा। कैसे होगा? इरेगुलर ऑर्डर में। इसका क्या होता है कि क्रिस्टलिन का इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एकदम ऑर्डर बढ़ रहा है तो बढ़ती जा रहा है दूर तक, एकदम इसका ऑर्डर बढ़ते जा रहा है धीरे 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 आगे तक। लेकिन इसका ऑर्डर जो होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यहाँ स्टार्ट हुआ आगे जाके विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो शेप होता है किसका? क्रिस्टलिन का शेप जो होता है वो क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है। क्रिस्टलिन का कैसा शेप होता है? डेफिनिट, इसका फिक्स शेप एंड साइज होता है। लेकिन इसका क्या होता है? इनडेफिनिट शेप होता है। किसका? एमोर्फस का इनडेफिनिट शेप होता है। ठीक है, इसके क्या होते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? दे मेल्ट्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। जो क्रिस्टलिन है उसका क्या होता है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इसको अगर रूम टेम्परेचर पर भी रख लिए या पार्टिकुलर टेम्परेचर पर भी रख लिए तो ये आराम से क्या होता है? मेल्ट कर जाएगा। लेकिन ये क्या होता है? मेल्ट नहीं करेगा, इसको हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, एक ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, उसी में ये क्या करेगा? मेल्ट करेगा, अदरवाइज ये मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दे हैव हाई एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इसको
हीट ऑफ फ्यूजन जो कहते हैं वो क्या होता है कि हाई होता है। इसको इजी से हीट करके इसको फ्यूज नहीं कर सकते। फ्यूज करना मतलब मेल्ट अवस्था में लाना, इसको इजी से आप मेल्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या, दे डू नॉट हैव हाई एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, इसके पास कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास ये क्या होते हैं एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये क्या होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। तो ये सारी बातों को हल्का क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गया आपका किसके लिए, आपका हो गया पूरा डिफरेंस बिटवीन किसका किसका, एमोर्फस क्रिस्टलिन, क्रिस्टलिन एमोर्फस। इसका देखो पार्टिकल्स जो है एकदम क्या है ऑर्डर में लगा हुआ है। कैसा लगा है, ऑर्डर में। लेकिन एमोर्फस का देखो तो एकदम जैसे मन वैसे लगा दिया है। तो ये हो गया एमोर्फस और क्रिस्टलिन का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो क्रिस्टलिन सॉलिड को क्या किया गया कि उनके नेचर के अनुसार बांटा गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अनुसार इसको बांटा गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, हल्का सा समझना है एकदम मजे ढंग से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड पहले आता है। सबसे पहला क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डायपोल इंटरेक्शन। एक दूसरे के साथ जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा है, डायपोल इंटरेक्शन, या तो वंडरवाल्स फोर्स के द्वारा एक दूसरे के साथ जब जुड़ा हुआ रहता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं वंडरवाल्स फोर्स के नाम से जानते हैं। या किसके द्वारा जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल्स को कह देंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जाना जाता है, जो कि किसका टाइप है, क्रिस्टलिन सॉलिड का टाइप से। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड किसका होगा, डायपोल इंटरेक्शन से जुड़ा होना चाहिए, या वंडरवाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा होना चाहिए, या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। तो वो सारे क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से कहलाएंगे। बातें क्लियर हो रही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड जो वो नॉन पोलर, पोलर ना क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, अगर दोनों पार्टिकल्स अगर ले लिए जैसे ऐसे करके ले लिए तो देखो इसमें क्या है प्लस आ जाता है, इसमें क्या आता है माइनस होता है। कोई भी कंपाउंड है उसमें एक भाग जो होता है पॉजिटिव सिरा होता है, एक क्या होता है नेगेटिव होता है। तो आधा प्लस आधा माइनस, अगर प्लस माइनस वाला आ जाए, दोनों आ जाए, तो वो क्या होता है पोलर होता है, क्योंकि ये पोलैरिटी डेवलप कर रहा है। पोलर के रूप में प्लस और माइनस के फॉर्म में आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। लेकिन अगर उस फॉर्म में आ जाए जिसमें प्लस और माइनस डेवलप ना हो, दोनों सेम टाइप में आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन पोलर के रूप में हम लोग कहने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखिए नॉन पोलर को हम लोग देखने का प्रयास करें। इन सच सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल्स फोर्स। किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, नॉन पोलर में किसके द्वारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जुड़ा हुआ रहता है, तो वंडरवाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के नाम से जानेंगे। इसका एग्जांपल जैसे हमने ClCl ले लिया और ClCl, दोनों के बीच का जो फोर्स काम करेगा यही क्या है, वंडरवाल्स फोर्स है, जो कि काफी कमजोर होता है। यही रहता है कि HCl रहता, NaCl रहता, तो यहाँ पे पोलर हो जाता, जिसके बीच क्या होगा कि पोलैरिटी वाला पोलर डायपोल बॉन्ड काम करता, फोर्स काम करता। ठीक है, नेक्स्ट वन, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। In such solids, the constituent particles are held together by relatively a strong dipole interaction. इसमें क्या है, पोलर डायपोल इंटरेक्शन, कि दोनों जो रहेगा वो क्या रहेगा कि दोनों सिरा एक जैसा नहीं रहेगा, एक प्लस रहेगा तो एक क्या रहेगा माइनस। दोनों के बीच क्या होगा, एक दूसरे के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, स्ट्रांगली एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन करने का काम करेगा। और इसी के कारण क्या होता है, इसको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानते हैं। जैसे HCl ले लिए, HCl, इसका Cl माइनस वाला, इसका H प्लस वाला, दोनों के बीच क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में काम करेगा, स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन के रूप में काम करेगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गया, गुड। आगे देखते क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए सबसे पहली बात है क्या होना चाहिए कि जिसका भी हाइड्रोजन बॉन्डेड हम बनाना चाहते हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपका फोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, FON, फोन वाला मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। अगर आपके पास फोन है, फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होना चाहिए, तब भी आपका क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो यहां पे देखिए कि द इट कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसमें क्या होते हैं कि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो इसमें रहते हैं, जिसमें क्या है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। इसमें विच हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें क्या होता है कि जुड़ा हुआ रहता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो जुड़ता है, उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसी को कहते हैं, जैसे आपका क्या हो गया आइस, आइस किसका रूप है, पानी का। पानी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है ये सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पूरे मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे कि इसका कुछ स्पेशल जो फीचर्स है वो, जो कि आपसे पूछता है कि क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वाष्पशील होते हैं। वाष्प के रूप में क्या होगा, बन के उड़ जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है। एंड दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में ये काम करता है। बातें क्लियर हो गया। सबसे पहला बात, ये वोलाटाइल होता है। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये इंसुलेटर के रूप में काम करता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, तो बहुत ही कम होता है। किसका, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वाले कंपाउंड्स का। नेक्स्ट वन आ जाते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है कि आयोनिक सॉलिड्स को ध्यान से देखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड, द आयोनिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आप ले लीजिए ना, प्लस माइनस वाला लेगा, आयन है तो एक देखो ये प्लस वाला तो इधर वाला, माइनस वाला प्लस वाला तो माइनस वाला, एक दूसरे के साथ। तो इसी के बीच जो फोर्स काम करेगा, क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में एक दूसरे के बीच काम करेगा। ठीक है। तो ये आयोनिक सॉलिड्स के नाम से, आयंस के बीच का जो बॉन्ड बनता है उसी को आयोनिक सॉलिड्स के नाम से जानेंगे। इसका फीचर्स जो है वो क्या है कि ये क्या होते हैं, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास क्या होता है, दीज आर हाई मेल्टिंग पॉइंट या दीज हैव होना चाहिए। ये इनके बीच क्या होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही अधिक। उसका भी क्या कहते हैं, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन आयोनिक बॉन्ड का क्या होता है, सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राइटल होते हैं, बहुत ही मजबूत होता है। ब्राइटल, ब्राइटल का मतलब जैसे आप पत्थर मारिएगा जैसे शीशा में, तो एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा, वही क्या होता है, ब्राइटल के प्रवृत्ति का होता है। ये क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल। उसमें क्या देखे थे, वोलाटाइल देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स के रूप में होता है। ये क्या है, ये भी एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है। बातें क्लियर हो रही है, गुड। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट वन जो है मेटेलिक सॉलिड्स है। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा। मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते, कोई भी सुंदर सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते। मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल चारों तरफ। तो मेटल मेटल के बीच का जो बॉन्ड होगा यही क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर होता है किस रूप में जाना जाता है, मेटेलिक बॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर हो रही है, गुड। आगे बढ़ते इसी के साथ। तो मेटेलिक बॉन्ड्स का फीचर्स क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड का फीचर्स क्या होता है, तो देखिए ये जनरली क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है। इट मे बी सॉफ्ट, हावेवर कभी कभी ये क्या होता है कि सॉफ्ट भी होता है। ये मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, हार्ड मिलेगा। कभी कभी ये क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट होता है। जैसे इसका टंगस्टन ले लिए, ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन सोडियम ले लिए, मेटल ही है, मेटेलिक बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि ये हार्ड भी होता है, कुछ कुछ जो है वो सॉफ्ट भी आपको मिलेगा।
ये कहते हैं मेलेबल होते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल और मेलेबल मतलब क्या हो जाता है कि इसको अगर आप चाहें तो पतला चादर के रूप में, पीट पीट के पतली चादर के रूप में, आघात वर्धन्य जिसको कहते हैं उसमें आप बदल सकते हैं। डक्टाइल का मतलब तन्यता, मतलब लंबा तार के रूप में इसको आप खींच सकते हैं। ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स होता है। कौन, मेटेलिक सॉलिड। ये क्या होता है, ब्राइट लस्टर। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वन, क्रिस्टलिन सॉलिड का नेक्स्ट वन टाइप जो क्या है, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, देखते हैं। इन सच सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स। ये क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो जुड़ा होगा वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा रहेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच रहेगा, मतलब मेटल वाले एटम्स यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। वो क्या रहेगा, नॉन मेटेलिक या मेटेलॉइड वाले के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे आप देख लीजिए, कार्बन, कार्बन क्या है कि मेटल के रूप में कार्बन काम करता है क्या, नहीं, ये मेटल नॉन मेटल दोनों के रूप में, मेटेलॉइड के रूप में काम करता है। तो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बनता है यही क्या है, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। मेटेलिक बॉन्ड नहीं कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये इसका जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर ही ले लिए, किस रूप में, टेट्राहेड्रली रूप में होता है। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोवेलेंट होता है। आपका मॉडल सेट 1 में एक क्वेश्चन भी दिया है, सेट 1 to 3 में, जिसमें भी होगा कि डायमंड इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। पूछा है कि कोवेलेंट सॉलिड का कौन सा एग्जांपल है, तो कौन सा होगा कि डायमंड होगा इसका कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल, जिसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो रही है, गुड। आगे जो है वो क्या कर रहा है, फीचर्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। फीचर्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड क्या क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, एक दूसरे के द्वारा क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, जिसके द्वारा ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक के जैसा बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। ये क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है, ये वाष्पशील नहीं होगा। ये वाष्पशील होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, किसको छोड़ के, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, उसके बाद कोई भी लीजिएगा, ये क्या आता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओनली ग्रेफाइट है, जो कि क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, नॉन मेटल भी है, उसके साथ ही साथ ये क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कौन, ग्रेफाइट। लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे टॉपिक। इस प्रकार से आपने एमोर्फस क्रिस्टलिन वाली सारी बातें को देख लिया। अब आगे चलते किसके बाद कि अब आगे क्या, स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं कि स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस, इससे क्वेश्चन रहता है कि क्या होता है स्पेस लेटिस, क्रिस्टल लेटिस। तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा उसको ध्यान देंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल पूछता है बाबू, इसलिए इसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि क्रिस्टलिन का एग्जाम्पल कौन होगा, एमोर्फस का कौन होगा, कौन आयोनिक सॉलिड है, कौन एमोर्फस सॉलिड है, कौन मेटेलिक सॉलिड है, कौन कोवेलेंट सॉलिड है। ये सारी चीजों को आपको याद रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक तो जरूर ठोकना है, ताकि आप क्या करें, माता रानी की कृपा से हम दोनों का, आपका भी और हम लोग का दोनों का प्रोग्रेस है, आपका रिजल्ट अच्छा बने और मेरा क्या हो, और भी हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ठीक है। स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस, यह रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ या टर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस स्पेस टू शो द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल। सिंपल सा कहना है कि वैसा एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग 3D के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी किस ऑर्डर में, रेगुलर ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस के नाम से जानेंगे। ठीक है। स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस किसे कहेंगे, जिसका रेगुलर 3D डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस को याद रखना है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस किसे कहेंगे, कि जितना भी सारा पॉइंट्स होगा क्रिस्टल लेटिस का, रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक कंस्टिट्यूएंट्स या पार्टिकल्स या एटम्स को कहेगा।
क्या कहेगा कि जितना भी आपका कॉर्नर होगा, जितना भी आपका पॉइंट होगा, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेगा, ये हर एक पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट्स या एटम्स को मतलब शो करने का प्रयास करेगा। उसको किस नाम से जानते हैं, लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट के नाम से हम लोग जानेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपका क्या है कि यहां पे ले लेते हैं, आप एक क्यूब ले लिए, इसमें जितना भी सारा कॉर्नर है, जितना भी क्या है सारा कॉर्नर है, वहां पे आपका क्या शो कर रहा है, कॉर्नर जितने भी सारे यहाँ पे एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी शो कर रहे हैं, वो क्या हो गया आपका लेटिस साइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोला जाता है कि द लेटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय द स्ट्रेट लाइंस टू गेट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लेटिस। क्या करेगा कि अगर और इसके जो भी आपका लेटिस साइट है, लेटिस साइट को अगर और अरेंज करते हैं, उसके साइड को बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा और भी रेगुलर अरेंजमेंट के रूप में, और भी स्ट्रेट लाइन के रूप में जुड़ता जाएगा और क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन और भी बड़ा सा करता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चलते हैं। द वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय लेटिस पॉइंट, वैसा वैकेंट स्पेस जो सराउंड किया जाता है, जिसको घेरा जाता है किसके द्वारा, लेटिस पॉइंट या पॉइंट के द्वारा, तो इसको क्या कहेंगे, जो खाली स्थान जो रहेगा वो क्रिस्टल लेटिस का, उसको किस नाम से जानेंगे, वॉइड के नाम से आप जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, वॉइड के नाम से जानेंगे। मतलब जो खाली स्थान है वो क्या कहलाएगा, वॉइड। मतलब वॉइड एक अच्छा सा क्या हो गया आपका टॉपिक हो गया। वैकेंट को दूसरे नाम से क्या जानेंगे, वॉइड कहेंगे। एम्प्टी को दूसरे नाम से जानेंगे क्या, वॉइड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो वॉइड के नाम से भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं वॉइड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन कि द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ या क्रिस्टल लेटिस व्हेन रिपीटेड इन या डिफरेंट डायरेक्शन generates the entire lattice are called unit cell। क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन, कोई भी यूनिट सेल का सबसे छोटा सा, क्रिस्टल सेल का सबसे कम पोर्शन, जो सबसे छोटा पोर्शन है, जिसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हर एक डायरेक्शंस की ओर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इंटायर लेटिस को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट सेल के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, ये द रिलेटिव डिस्टेंसेस जो होता है वो ए बी सी के नाम से जाना जाता है अलोंग द एक्सिस। अगर ये एक्सिस ले लिया तो इसको एक को ए कहिए, दूसरा को बी कहिए, तीन को मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस को ए बी सी के नाम से आप जान सकते हैं, जिसको हम लोग 3 इड्ज लेंथ के नाम से जानते हैं, किनारा का लेंथ। ठीक है, उसके अलावा इसका एंगल्स को आप किसके द्वारा शो कर सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा। अगर यहाँ से यहाँ का बीच है तो इसको मान लीजिए अल्फा, बीटा या गामा, जो मानना वो एंगल्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक आ गया वो आपका आ गया टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से अगर यूनिट सेल देखा जाए ना, 3 प्रकार से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। कौन सा यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दैट मींस उसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल क्या होता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है उसको देखते हैं। द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहेगा सिर्फ कहां पे प्रेजेंट रहेगा, कोना कोनी में, कॉर्नर्स में। तो टोटल कॉर्नर्स कितना होता है, 8 गो कॉर्नर्स होता है। तो वहां पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, या क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। क्या होता है, दूसरा जो होता है वो सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल कितने क्या होते हैं, कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहेगा नॉट ओनली एट द कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर में आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा। सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं, कॉर्नर के साथ साथ बट आल्सो एट द सम पोजीशन ऑफ यूनिट सेल, और भी उसके बाद कॉर्नर के साथ साथ और भी लोकेशन में अगर इसका प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहलाएगा, कि वैसा यूनिट सेल जो कॉर्नर के साथ साथ और भी लोकेशन में अगर प्रेजेंट है, दैट सेल इज नॉन एज किस सेल के नाम से जाना जाता है, सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर्ड और यहाँ पे देखते हैं तो सेंटर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटर्ड मुख्य रूप से कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, तो सबसे पहले कह रहा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीसीसी के नाम से जानते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या कर रहा है कि वैसा यूनिट सेल, जैसे देख लीजिए हमने यूनिट सेल का एक डायग्राम बना के चेक करते हैं कि वैसा यूनिट सेल, देखो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेगा प्रेजेंट वो कॉर्नर्स पे रहेगा, उसके साथ साथ बॉडी का क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। उसी को क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब बीसीसी के नाम से जानेंगे, जिसका क्या रहेगा, कॉर्नर्स में रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, बॉडी में। तो पूरे बॉडी के सेंटर में रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर ऐसे ड्रॉ कर लेते, देखो ऐसे करके दिया हुआ हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके ये है हम लोग का यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पे है, अगर कॉर्नर में है, देखो सिर्फ कॉर्नर में लगा रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर, अगर सिर्फ कॉर्नर में पार्टिकल्स है या एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, तब हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल यूनिट सेल है। लेकिन इसमें अगर कहीं और भी कोना कोनी के अलावा कहीं और लोकेशन में भी आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जान लेते हैं कि पूरे एक अगर लुड्डू का गोटी लेते बाबू, तो लुड्डू के गोटी में जो है पूरा फेस जो होता है 6, लेकिन उसका अगर सेंटर कहीं पूरा लुड्डू के गोटी का, तो पूरा लुड्डू के गोटी का सेंटर क्या होगा, पूरा बीच में। तो इसका बॉडी का पूरा सेंटर कहाँ है, बीच में। तब क्या होगा कि पूरा कोना कोनी के अलावा अगर बॉडी में प्रेजेंट भी रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से हम लोग जानेंगे। तो बॉडी में कितना एटम्स आ गया, एक एटम्स बॉडी में भी प्रेजेंट हो गया, क्योंकि पूरे बॉडी कितना, एक ही बॉडी है, उसका ही एक ही सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो प्रेजेंट तो कोना कोनी में होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, उसके साथ साथ क्या रहेगा कि सेंटर्ड ऑफ द फेस, सभी फेस के सेंटर्स में, सभी फेस का, एक फेस की बात नहीं कर रहा है, किसके कर रहा है, सभी फेसेस के सेंटर्स में प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर्स के अलावा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड कहेंगे। टोटल फेस कितना होता है, आपको अभी बताए थे कितना होता है, 6 फेस होता है। तो देखो अगर लेते हैं तो देखिए ये टोटल कॉर्नर्स है, तो कॉर्नर्स में कितने प्रेजेंट है, 8 गो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। उसके अलावा फेस कितना होता है बाबू, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। उसके अलावा कहाँ रहेगा, एक ये फेस में रहेगा, एक ये फेस में, एक ये फेस में, एक ये, और एक आगे और एक ये पीछे। टोटल कितने फेस है, 6 फेसेस में रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कितने पार्टिकल्स फेस में प्रेजेंट रहेगा, 6, क्योंकि इसका फेस कितना रहता है, 6 गो पार्टिकल्स या एटम्स 6 गो प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर्स के बाद। कॉर्नर्स में तो 8 प्रेजेंट है, फेस में कितना प्रेजेंट है, 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने फेस को भी समझा। नेक्स्ट वन एक होता है इंडिसेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है, इंडिसेंटर्ड, तो जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ईसीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ईसीसी के। तो इस टाइप के यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेगा वो प्रेजेंट होता है कहां पे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा। कहां पे प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर्स पे। उसके साथ साथ सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, उसके साथ साथ कहां पे प्रेजेंट रहेगा, सेंटर्स ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस। कोई 2 अपोजिट फेसेस के कहां रहेगा, कॉर्नर्स के, मतलब 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर्स में प्रेजेंट रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब इंडिसेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए आपका ले लेते हैं, ये आपका यूनिट सेल है, आपका क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका क्या, टोटल कॉर्नर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये तो सिंपल के रूप में, अगर कॉर्नर में रहेगा सिर्फ तो ये क्या हो गया, सिंपल के रूप में हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ये कहां पे प्रेजेंट है, कोई 2 अपोजिट फेसेस, अगर ये फेस लिए तो ये इसका अपोजिट फेसेस क्या क्या ले लिए, यहाँ पे एक ले लिए तो इसका अपोजिट यहाँ पे ले रहेगा। कोई 2 अपोजिट फेसेस में प्रेजेंट रहेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिसेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जाना जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने टोटल एक साथ एग्जांपल ले लिया, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिर्फ कोना कोनी में प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अगर कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी में भी प्रेजेंट होगा उसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। अगर बॉडी के अलावा, यहाँ पे बॉडी ना, अब क्या कर रहा है, कॉर्नर्स के अलावा कहां पे प्रेजेंट रहेगा,
जितना भी सारा फेस है, 6 फेस है, 6 फेस में एक एक प्रेजेंट रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। लेकिन वैसा जिसमें कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट रहेगा उसके साथ साथ कहां पे रहेगा, कोई दो अपोजिट फेसेस का मतलब सेंटर में, कोई दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने टोटल क्या देख लिया कि इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का हमने देख लिया, मतलब क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, चलो ये थ्योरी को उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इतना ज्यादा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा बताते हैं। यहां पे देखो हम नोट करके डायरेक्टली बता देते हैं, सिंपल सा ध्यान देना है, नोट करके हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे क्या है। यहां पे देखिए डायरेक्टली बताया गया है कि अगर आप देखिएगा इसको नोट्स को देखिएगा ना, तो क्या कहा है कि सब जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स इन पर यूनिट सेल, यहां पे क्या लिख देना, पर या मोनो एटॉमिक सेल, मोनो एटॉमिक यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो अगर नोट्स में देखिएगा तो यहां पे क्या लिखे कि पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, कितने के लिए, शेयर्ड बाय 8 के द्वारा। तो इन सारी चीजों को आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए सिंपल सा क्या देखिए कि हम नोट जो करा देते हो उसको देखिए। अगर कहेगा यूनिट सेल में, यूनिट सेल में कहेगा, ठीक है, क्या कहेगा कि कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल में, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8 होता है। कितना होता है बाबू, 1/8 होता है, क्योंकि कोना कितना होता है, 8 होता है। यूनिट सेल कितना, एक एक यूनिट सेल ले रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8 हो गया इसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर फेस का कंट्रीब्यूशन कहें तो फेस कितना याद रखना है, 1/2 होता है इसका कंट्रीब्यूशन। कितना होता है फेस का कंट्रीब्यूशन, 1/2। पूरे यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/2 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके बाद कहें कि बॉडी का कितना होता है, बॉडी का, फेस का नहीं, अब क्या कर रहे हैं, बॉडी का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो पूरे बॉडी में सेंटर एक ही होता है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 का कंट्रीब्यूशन होता है। कितने का होता है, 1 का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इर्ज का कहे, किनारा का कहे, तो कितना होता है, 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है, इसलिए इन बातों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कहे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में, तो कितना होता है, 1/8। अगर फेस का कंट्रीब्यूशन तो कितना करना है, 1/2। अगर बॉडी का कंट्रीब्यूशन तो कितना है, 1। इर्ज का अगर किनारा का कंट्रीब्यूशन तो कितना करना है, 1/4। अब इसी से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि एक क्वेश्चन पक्का फिर से कहेगा। कंट्रीब्यूशन भी एक क्वेश्चन पूछता है, उसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में कितना होता है वो भी पूछता है। तो देखते हैं यहां सिंपल का लेते हैं, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किसमें, सिंपल में, किसके लिए, सिंपल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स किसमें, सिंपल में, कितना हो जाएगा कि कॉर्नर कितना होता है, टोटल 8 होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का 8, और 8 क्या हुआ, कट गया तो बचा कितना, 1। तो कितना एटम्स का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछ दे सिंपल यूनिट सेल में, पर सिंपल यूनिट सेल या पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितना करना, 1 होता है। अगर कंट्रीब्यूशन पूछे तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स का पूछे तब 1/8 करना, तो कॉर्नर्स का कितना, 1/8। लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्या है, नंबर ऑफ पर क्यूबिक यूनिट जो है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कैलकुलेट करके हमने निकाला। बीसीसी का अगर पूछे तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बीसीसी का अगर कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स का कितना होता है, 1/8। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में, 1/8। लेकिन बॉडी का कितना होता है, 1 कंट्रीब्यूशन। कितना, पूरा बॉडी में सेंटर कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स पर बीसीसी यूनिट सेल, पर कितना है, बीसीसी यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, तो 8 को कॉर्नर है, 1/8 हो गया। 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन इसको कर दिए, प्लस कितना, बॉडी का कितना, 1 तो जोड़ दिए, तो इसका 8 और 8 कट गया तो 1 हो गया, और इधर 1 और 1 कितना हो गया, 2। अगर पूछे बीसीसी में पर एटम्स या मोनो एटॉमिक एटम्स कितने पाए जाते हैं, तो आपको कितना करना है, 2 को करना है। कितना करना है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन एफसीसी दिया हुआ है, तो एफसीसी में कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर्स का 1/8 होता है। एफसीसी में कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स का कितना होता है 1/8 होता है। लेकिन अगर इसमें कहेंगे फेस सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 होता है। अब भी जस्ट बताए थे। तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें एफसीसी में कितना हो जाएगा, तो 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन को गुना कर दिए, प्लस फेस भी बात करा है 6 × 1/2, तो काटो ना 2 तिया 6, 8 8 खत्म, तो 1 + 3 बराबर कितना है 4। तो आपका कितना हो गया फेस में 4 हो गया। इसको जरूर याद रखना है नोट करके कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल में कितना होता है 1, बीसीसी में कितना होगा 2, एफसीसी में कितना होगा 4। एकदम 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एकदम कान खोल के सुन लो, एकदम 100% मोस्ट वीवीआई का 1,00,000% वीवीआई ये है, पूछा जाएगा तो पूछेगा, एक क्वेश्चन पक्का। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या कर रहा है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में किस प्रकार का क्लोज पैकिंग होता है, पैकिंग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ट्राई टू पैक एज क्लोजली एज पॉसिबल टू गेट या स्टेबल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डेंसिटी और सॉलिबिलिटी। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड पैकिंग, क्लोज पैकिंग। क्या कहता है कि कोई भी सॉलिड्स ले लेते हैं, कोई भी अगर मान लिया जाए कि क्रिस्टल ले रहे हैं, उसमें क्या करें कि पार्टिकल्स को इस प्रकार से एकदम सेट करते हैं, इतना एकदम क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक क्लोज पैक्ड कर देते हैं ना, ताकि उसमें क्या हो कि उसका डेंसिटी भी अधिक हो जाए, उसका क्या कर सके कि सॉलिबिलिटी क्या हो जाए अधिक हो जाए। मतलब एकदम पूरा जो भी पार्टिकल्स है मान लिया जाए यहीं पे ले लेते, यही है, इसमें क्या किया एकदम पार्टिकल्स को एकदम सेट कर दिया एकदम अच्छे ढंग से हल्का सा भी स्पेस नहीं रहने दिए, तो ये क्या होगा इसका डेंसिटी क्या होगा बहुत ही अधिक होगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा अधिक होता है, क्योंकि इसका मास भी क्या होगा बहुत ही अधिक होगा। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा कह सकते हैं क्लोज पैकिंग में कि अगर हम लोग ईंट को गिराते हैं, ईंट ठीक है ब्रिक्स को, तो वो क्या होता है कि अगर ट्रैक्टर वाला आता है तो कोई क्या करता है एकदम सीक्वेंस में लाके खड़ा कर देता है, कोई ट्रैक्टर वाला क्या करता है सीक्वेंस में खड़ा कर देता है, तो उसमें क्या करते हैं वहां पे एकदम कम स्पेस में अधिक ईंट को हम लोग क्या किए पैक्ड कर चुके हैं। लेकिन कोई ट्रैक्टर वाला आता है तो वो क्या करता है एकदम एक यहाँ ऐसे करके जैसे मन वैसे रख देता है, तो वो क्या किया स्पेस ज्यादा ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका क्या मास अधिक हो रहा है, डेंसिटी अधिक हो रहा है नहीं, से कम हो जा रहा है। लेकिन ये क्या होगा कि इसका क्या है कि कम स्पेस में ज्यादा चीजों को हम लोग रख ले रहे हैं, इसी को अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं इसी के साथ, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। कहां पे चलते हैं 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग किस प्रकार से होता है। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्फीयर्स दैट इज एटम्स, स्फीयर्स का मतलब दैट इज क्या होगा एटम्स। ठीक है, यहां पे ऐसे करके दैट इज करके लिख सकते हैं, एटम्स को ऐसे करके भी, ऐसे करके दैट इज ना लिखे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। आर अरेंज्ड इन द रो एंड टचिंग ईच अदर, कि अगर हम लोग कोई भी एटम्स या स्फीयर को या कोई भी पार्टिकल्स को अगर एक दूसरे के साथ सजा रहे, तो क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ एकदम क्या कर रहे हैं आराम से सीक्वेंस में एक रो में सजा रहे, एक क्रम में सजा रहे। ठीक है, और वो भी क्या होना चाहिए कि एक दूसरे से एक रखे तो उसके बगल में दूसरा जो रखे वो इससे सटा हुआ होना चाहिए, तीसरा भी क्या होना चाहिए सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे क्लोज पैकिंग के नाम से जानेंगे। किस डायमेंशन में 1 डायमेंशन में जानेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 डायमेंशन में एक सीक्वेंस में रखा गया है। अब देखो कि ये जो जुड़ा हुआ है ना कि इसका ही जुड़ा हुआ, जैसे ये मान लेते कि दूसरा प्रकार का पार्टिकल्स था। ठीक है, ये कितने से जुड़ा है, एक इधर वाले से एक इधर वाले से, जितना ही जुड़ा रहेगा ना उतना उसका क्या हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जितना उससे द्वारा जुड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। बातें क्लियर हो रही है, चलो गुड, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बातें बता रहा है, तो आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की चर्चा करते हैं तो हमने देख लिया कि 1D में किस प्रकार से होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि फॉर एनी क्रिस्टल सिस्टम द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर टचिंग या पार्टिकुलर स्फीयर, कि अगर एक स्फीयर है वो किसको टच कर रहा है दूसरी स्फीयर को अगर टच कर रहा है तो उसको हम लोग उस किस नाम से जानेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लिया जाए कि कोई एक स्फीयर है, इससे कितने लोग जुड़ रहा है 1 2 3 4 अगर जोड़ दे रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जितने स्फीयर से जुड़ सकता है, जितने एटम से जुड़ सकता है उसको किस नाम से जानेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से हम लोग जानेंगे। बात क्लियर हो रही है, चलो गुड, आगे की ओर बढ़ते। आगे भी देखिए क्या कर रहा है कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल,
इसको किस वे में अगर लिखना है कि दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज डन इन 2 डिफरेंट वेज, इसको कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्या होता है कि क्लोज पैकिंग इन स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए कि कोई एक एटम है उसको वो डायरेक्टली कितने से जुड़ा रहेगा, 4 से ज्यादा नहीं जुड़ा होना चाहिए। देखो 1 2 3 और 4 ही जुड़ा होना चाहिए। अगर 4 से ज्यादा जुड़ जाए, मतलब ऐसे करके अगर आप बना रहे हैं, देखिए तो एक ऐसे करके अगर बना रहे हैं तो देखो यहाँ पे देखो तो ये कितने लोगों से जुड़ा है, एक बनाओ देखो एकदम आराम से कितने लोगों से जुड़ा है, मात्र 4 से ही जुड़ा रहेगा, तब इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। देखिए यही एटम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक इधर वाले से, एक इधर वाले से, एक इधर वाले से, एक इधर वाले से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 से जुड़ा रहता है, तब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। अगर ये 6 के साथ जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया आपका क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज यूज्ड टू एकोमोडेट पार्टिकल्स, जिसका हम लोग क्या करते हैं कि वैसा परसेंटेज किसका, यूनिट सेल का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को या क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग भरने के लिए काम कर सकते हैं। यूनिट सेल विच इज यूज्ड टू एकोमोडेट या फिल करना, भरना, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, फिल करना, किसको, पार्टिकल्स को फिल करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, जितना परसेंटेज का उपयोग करते हैं वही क्या हो जाता है हम लोग का पैकिंग इफिशियंसी होता है। कितना आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर रहे हैं, कितने भागों को आप भर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका पैकिंग इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे चीजें हमने देखा है कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, तो ये चीजें हमने देखा। अब इसका क्या करना है कि पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में कितना है बटे टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अगर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल से, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किस नाम से जाना जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी के नाम से जाना जाएगा। बातें क्लियर हो रही है, चलो गुड। यहां पे आते बाबू एक नया देखो, एकदम 100% एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, जहां पे बोलने के 100% एक क्वेश्चन है, वो बातों को एकदम याद रखिएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, एक नंबर एक एक करके आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो ये चीजें आपका क्या होगा, नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, जैसे भी अपने दिमाग में सेट जरूर कीजिएगा। क्या कर रहा है कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस बाय स्फीयर्स इन 3D में, तो सिंपल में पूछे, किसमें पूछे, सिंपल में, तो ऑक्युपाइड स्पेस कितना है, कितना स्पेस है, ऑक्युपाइड स्पेस कितना है, या फील्ड स्पेस आप कह सकते हो, ऑक्युपाइड स्पेस या फील्ड स्पेस, तो कितना होगा, 52.4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52.4% हो जाएगा ऑक्युपाइड स्पेस। लेकिन अगर वैकेंट स्पेस पूछ दे, एम्प्टी स्पेस पूछ दे, तो कितना करना है, 100 में घटा देना 52.4 को, कितना आ जाएगा, 47 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना परसेंटेज है, 47.6% क्या है, खाली स्थान है। बीसीसी पूछे तो कितना होता है, 68% क्या है, भरा हुआ स्थान है, तो खाली कितना है, 32% क्या है, वैकेंट स्पेस या एम्प्टी स्पेस या वॉइड के रूप में भी इसको कह सकते हैं, वॉइड मतलब खाली स्थान, ठीक है, 32%, ठीक है। एफसीसी का देता है, एफसीसी, एससीपी या सीसीपी, एकदम एक क्वेश्चन पक्का है, हर एक मॉडल सेट में एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। तो देखिए ऑक्युपाइड स्पेस कितना है, होता है 74% होता है, तो वैकेंट स्पेस कितना होगा, 26% होगा। तो ये बातें एकदम कंफर्म याद रख लेना है। उसके बाद दूसरा चीजें नहीं भी याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन इन चीजों को आपको याद रखना ही पड़ेगा बाबू, नहीं तो क्या होगा, लाइफ में समस्याएं एक नंबर को विलुप्त कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या होता है नेक्स्ट जो है वो रेडियस रेशियो है। रेडियस रेशियो किसे कहते हैं, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड, कि वैसा रेशियो जिसका क्या, कैटायन का रेशियो डिवाइडेड बाय एनायन का रेशियो, दैट इज नॉन एज रेडियस रेशियो के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज रेडियस रेशियो, तो डायरेक्टली बोलना है कि रेडियस रेशियो किसे कहेंगे, कि रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इज नॉन एज रेडियस रेशियो कहलाएगा, ठीक है। रेडियस रेशियो बातें क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ रेंज
रेंज देखते हैं कि रेडियस रेशियो का कितना कितना वैल्यू होगा, तो ये क्या क्या चीजें आपकी बनेगी। तो देखिए क्या हो रहा है कि रेडियस रेशियो में देखिए यहाँ पे चीजें मिल रही है हम लोगों को, क्या कर रहा है कि ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर विल बी इट्स रेडियस रेशियो। कैटायन का अगर साइज बढ़ेगा तो इसका रेडियस रेशियो भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये तो बातें बच्चों वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन था कि अगर रेंज देके 0 से लेकर 0.155 अगर आ जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। मतलब ये इसका ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। अगर रेडियस रेशियो देखो ये वाला पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा तो इसका शेप कितना होगा, शेप किस प्रकार से होगा, या अगर ज्योमेट्री दे दिया, शेप दे दिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। रेडियस रेशियो आज तक नहीं दिया है। ठीक है, अगर 0.155 से 0.225 है, 0.225 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब 3 कोना जुड़ा रहेगा। अगर 225 से 0.225 से 0.414 रहेगा तो 4 हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। अगर 0.414 से 0.732 है तो इसका कितना होगा, 6 होगा। इसको किस नाम से जानेंगे, ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानेंगे। 0.732 से 0.99 आ जाएगा तो ये क्या होगा, 8 को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या होगा, बीसीसी होगा। अगर 1 रहे तो इसको क्या कहेंगे, कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 12। इसको किस नाम से जानेंगे, एससीपी के नाम से जाना जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते, आगे देखते क्या है। आगे हमने देखते हैं, देखो यहाँ पे रेडियस है, ये भी एक क्वेश्चन पक्का है रेडियस का। ठीक है, हमने पूरा सिर्फ फॉर्मूला लिखा रखा है। जितना भी नोट दिए ना इस चैप्टर में, सारा नोट्स को भी याद रख लीजिएगा तो आपका पक्का पक्की 5 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। अगर सिंपल है तो ये बराबर ईड्ज लेंथ है, ये बराबर क्या है, ईड्ज लेंथ। ठीक है, ये बराबर ईड्ज लेंथ, और अगर कहें आर बराबर तो इसका क्या है, रेडियस है। आर बराबर रेडियस से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ईड्ज लेंथ बराबर सिंपल यूनिट सेल का ईड्ज लेंथ ये बराबर क्या होता है, 2 गुना रेडियस, 2 गुना रेडियस टू आर। ठीक है, देयरफॉर रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टा 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलता है पता है बाबू, आपको मिलेगा क्या कि आपको दे देगा ईड्ज लेंथ, तो कहेगा कि इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस हम लोग आर बराबर क्या करेंगे, ये बटा 2। लेकिन वहां कहेगा कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल है, तब ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, सभी के लिए नहीं है। अगर आपको बीसीसी दे दे तो बीसीसी का ईड्ज लेंथ बराबर क्या होता है, 4/√3 आर, 4/√3 आर। देयरफॉर रेडियस अगर कह दे तो रेडियस बराबर √3/4 इंटू ये। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेगा कि अगर इससे कह देगा कि रेडियस निकालिए तो रेडियस आप निकाल सकते हैं, इसका ईड्ज लेंथ दिया हुआ है। तो एफसीसी के लिए क्या होता है कि 4 ईड्ज लेंथ बराबर 4/√2 आर हो जाता है। अगर आर निकालना चाहे तो ये वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये देखिए क्या हो जाता है, √2/4 ये हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखिए क्योंकि हर एक सेट में एक क्वेश्चन दिया है। आपने अभी तक 3 जगहों पे कहा है कि यहाँ से क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना, याद ही रखना, क्योंकि यहाँ से एकदम छोटा छोटा बच्चों जैसा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजों को हल्का सा ध्यान दीजिए और मजे कीजिए और नंबर को फुल में फुल लाने की तैयारी कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, एक डेंसिटी से क्वेश्चन रहता है। डेंसिटी देखते हैं, डेंसिटी बराबर होता है क्या, डेंसिटी ऑफ या यूनिट सेल का कैलकुलेशन देखेंगे। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर ZM बटा ये क्यूब इंटू एन। ये जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे क्या है, सिंपल के लिए हमने क्या बता रखा है, सिंपल के लिए क्या होता है 1, बीसीसी के लिए कितना होता है 2 होता है, और एफसीसी के लिए कितना होता है 4 होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जेड के जगह पे उसी वैल्यू को पुट करना। अगर वो कह रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल है तो बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2 पुट करना है। ठीक है, m बराबर मास ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स। जो m रहेगा वो जो भी चीजें देगा उसका मास वहां दिया हुआ रहेगा, उसी को पुट करना है। ठीक है, ये बराबर क्या है, ईड्ज लेंथ। जो किनारा है ना, किनारा दे देगा कि कितना पिकोमीटर है, बोल 10 पिकोमीटर है, तो 10 पिकोमीटर को यहाँ पे पुट करेंगे। अगर पिकोमीटर में आंसर वहां दिया है तो, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर करके पुट करेंगे। तो पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, तो वो कर लेंगे अभी कैलकुलेशन के टाइम में। एन ये बराबर क्या होता है, आवोगैड्रोज नंबर। क्या होता है, आवोगाड्रोज नंबर। आवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है कि एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल को लाए, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना है, इस चैनल पे सॉलिड स्टेट के 2 वीडियो डाले गए हैं, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स को एकदम बेहतरीन तरीके से बताया गया, बहुत ही मजेदार ढंग से। आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देख सकते हैं, थ्योरी भी देख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल भी देख लेना है। आप क्या कीजिएगा, जब एग्जाम में जाएगा धड़ल्ले से बनाइएगा, बहुत ही मजा आएगा बाबू, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी, क्या कर दे रहा है, बीसीसी, मतलब इसका बीसीसी के लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हैज एटॉमिक मास, मास भी दे दिया, एम भी दे दिया, कितना है, 50। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी निकालेंगे यूनिट सेल का, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो अब भी आपने बताया था डेंसिटी बराबर क्या होता है, जेड इंटू एम बटा ये क्यूब इंटू एन, ये होता है। तो देखिए ये आपको पता है, ये भी पता है, एन ये बराबर एवोगाद्रोज नंबर, ये दिया 290 पिकोमीटर, कितना दिया, 290 पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 10⁻⁻10 से गुना कर दीजिए, जितना भी दिया रहेगा उसको क्या कीजिए, 10⁻⁻10 से गुना कर दीजिए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब देखो सबका वैल्यू पुट करते हैं, जेड का कितना था, 2 रख दिया, एम का वैल्यू कितना था, 50 रख दिया, और ये का कितना था, 290 इंटू 10⁻⁻10, कितने बार, होल क्यूब होता है 3 बार कर दिए, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको पुट कर दिए। जब करेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, पिकोमीटर से अगर सेंटीमीटर में आंसर दिया सेंटीमीटर में कैलकुलेट कीजिएगा, अगर पिकोमीटर में ही आंसर दिया है तो पिकोमीटर में ही कैलकुलेट कीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये भी एक क्वेश्चन हर एक जगह दिया, तो यहां पर भी एक कंफर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर दिया हुआ है, क्या दिया है, डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर। क्या होता है डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर, कि द एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट, क्या करें, कोई भी क्रिस्टल का क्या कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टल को क्या कर रहे हैं कि कंप्लीटली ऑर्डर में उसको रख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसी को हम लोग डिसऑर्डर या डिफेक्ट्स के नाम से हम लोग जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट अगर हो जाएगा ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे डिफेक्ट्स या डिसऑर्डर। अगर कंस्टिट्यूएंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेविएशन रहेगा। अगर कंप्लीटली रहता तो वहां डिफेक्ट कहां से होता, डिसऑर्डर कहां से होता, ऑर्डर हो जाता ना, थोड़ा सा क्या होगा, डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, डिफेक्ट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक होता है स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एक क्या होता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का टॉपिक लगाना है। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता क्या है उसके बारे में जानना है, कि द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कि वैसा यूनिट सेल या वैसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की संख्या जो एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, क्या कहता है कि उसका रेशियो जो होगा वो एग्जैक्टली वैसा रेशियो होगा जैसा कि उसका फॉर्मूला में इंडिकेट किया गया है। जैसे NaCl को ही इंडिकेट किया गया है, कितना Na, एक तो इसका रेशियो और इसका दोनों का रेशियो क्या होगा, एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो में होना चाहिए। जैसे 1:1 रेशियो में है, 5:5 रेशियो में रहे, तो जो भी रहे वो जो फॉर्मूला में शो करेगा उसी रेशियो में होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के नाम से जानेंगे। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसे कहते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, एक क्या होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट्स, और दूसरा क्या होता है फ्रेंकल डिफेक्ट्स। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अराइज्ड व्हेन वन पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव आयंस आर मिसिंग। क्या कहता है कि अगर हम लोग कोई भी लेटेस्ट साइट ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होगा, मिसिंग होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से जानेंगे। 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव मिसिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव, दोनों रहेगा, एक प्लस तो एक माइनस मिसिंग रहेगा, तो उसको हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से जानेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं या फिगर भी आप चेक कर सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ से पॉजिटिव वाले को मिसिंग किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वाले को एक को मिसिंग करना होगा, तभी क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से जाना जाएगा।
इसका एग्जाम्पल को याद रखना 100% जरूरी है, क्योंकि हर एक मॉडल सेट में, पांचों मॉडल सेट में एक एक क्वेश्चन यहां से है कि NaCl इसका क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स को शो करने वाला कौन कौन सा होता है, NaCl, KCl, CHCl और AgBr है। किसको शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट्स को शो करता है। तो एग्जाम्पल को 100% याद रखिएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट्स को शो करने वाला क्या है, AgBr, CHCl, KCl और NaCl ये शो करता है। बातें क्लियर है, गुड। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अराइव्ड व्हेन एन आयन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। क्या कर रहा है कि इस प्रकार का डिफेक्ट तभी होगा जब क्या होगा, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, मतलब कोई एक, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव हो एगो या नेगेटिव हो एगो, कोई एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव मिसिंग रहेगा। और वो क्या करेगा, वहां से जब मिसिंग होगा तो वो ऑक्युपाइज क्या करेगा, उसका स्पेस कहां पे ऑक्युपाइज कर लेगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। कहां पे स्पेस ग्रहण कर लेगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। देखो इसका कैसे करता है, तो सबसे पहले यहां पे चेक करो कि ये जो है एक पॉजिटिव को अगर हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं या तो नेगेटिव, ये मिसिंग कर रहा है तो ये कहां पे जा रहा है, ये जो खाली स्थान था यहां पे आ गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट के नाम से जानते हैं। तो वहां से मिसिंग तो रहेगा, लेटिस साइट से मिसिंग रहेगा, लेकिन आ जाएगा कहाँ, इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएगा। ये जो खाली स्थान है इसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, और जो प्लस माइनस वाला उसको क्या कहते हैं, लेटिस साइट कहते हैं। तो वहां से मिसिंग होकर कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट्स के नाम से जानेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो बाबू, एकदम 100% फ्रैंकल डिफेक्ट्स है। एग्जाम्पल देखो, ZNS है, AgCl है, AgBr है और AgI है। ये एग्जाम्पल को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से 100% पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था नंबर 1 में कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों को शो करता है। तो देखिए AgBr आपके क्या है, फ्रैंकल में भी है, और आप शॉर्टकी में भी जाइएगा ना तो वहां पर भी क्या है, हमने देखे कितना है, AgBr है। तो AgBr ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शॉर्टकी को भी शो करता है और फ्रैंकल को भी शो करता है। एग्जाम्पल को एकदम 100% याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है, कि द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। क्या कर रहा है कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड्स ले रहे हैं जिसका क्या ले रहे हैं कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो आयंस का रेशियो जो होगा, नंबर जो होगा वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, जैसा कि केमिकल फॉर्मूला में दिखा रहा है वैसा एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, ये चीजें हमने देखा। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दो प्रकार का होगा। सबसे पहला जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, ये क्या होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट को एराइज करने के लिए दो चीजें, दो बातों पे डिपेंड करता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट के लिए। सबसे पहले क्या कर रहा है कि आयोनिक वैकेंसी होना चाहिए, आयंस की कमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयंस का कमी, मतलब नेगेटिव आयंस का क्या होना चाहिए, कमी होना चाहिए। एन आयोनिक, नेगेटिव वाले खाली जगह होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन। देखो दो बातें कर रहा है कि अगर आप यहां पे ले लेते हैं, देखो यहां पे अगर कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान लेते कि यही ले लिए, ठीक है, सॉरी इस प्रकार से नहीं बनाते, अच्छे ढंग से बना देते हैं। देखो ऐसे ले लिए ये वाला, ठीक है। तो यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ऐसे करके प्लस और ये क्या है माइनस, ये प्लस, ऐसे करके ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि एक खाली स्थान किसका होना चाहिए, माइनस वाले का खाली स्थान, इसको खाली कर देते हैं, ठीक है। लेकिन खाली स्थान होने के साथ साथ ये क्या कर रहा है कि आपको क्या होना चाहिए कि यहां पे खाली स्थान के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, प्लस वाला एक्स्ट्रा होना चाहिए। किसका एक्स्ट्रा होना चाहिए, प्लस वाला। अगर प्लस वाला एक्स्ट्रा है तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। अगर प्लस वाला एक्स्ट्रा है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा है, या उसके क्या कर सकते हैं, एक खाली स्थान है। देखो दो बातें, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के दो बातों पर डिपेंड करता है, किस पे, कि खाली स्थान किसका होना चाहिए, माइनस वाले का, और प्लस वाला एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या कहेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। और दूसरा बात है कि अगर मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है तो इसमें क्या होना चाहिए, खाली वाला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लस वाला, अब खाली वाला नहीं होना चाहिए। अब
मतलब माइनस वाला अब खाली नहीं होना चाहिए। अब किसको खाली होना चाहिए? प्लस वाला। अब क्या होना चाहिए? प्लस वाला खाली रहेगा और उसके अलावा क्या होगा? प्लस वाला खाली रहेगा, प्लस वाला खाली रहेगा, उसके साथ साथ जो रहेगा एक्स्ट्रा क्या रहेगा? माइनस वाला एक्स्ट्रा में रहेगा। उसको क्या कहते हैं? मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। देखो कैटायनिक का वैकेंसी रहेगा, कैटायन का क्या रहेगा? वैकेंसी। और प्रेजेंस ऑफ एनायंस या इंटरटीशियल साइड पे एनायंस माइनस वाले अधिक होना चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर है? गुड। अब कर रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेटिसाइट। लेटिसाइट कितने प्रकार के होते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्रिस्टल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स द इंटायर क्रिस्टलिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 7 बेसिक और फंडामेंटल। अगर क्रिस्टल लेटिस है तो उसको क्या कर सकते हैं कि 7 फंडामेंटल या बेसिक साइट पे उसको डिफरेंस मतलब बांट सकते हैं 7 प्रकार से। अगर कहेगा कि क्रिस्टल लेटिस या ब्रेवियस लेटिसेस कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेवियस लेटिसेस कितने प्रकार के होते हैं, किस फॉर्म के रूप में, अगर टोटल पूछे ब्रेवियस लेटिसेस अगर टोटल पूछे तो टोटल में कितना बताना है? टोटल में 14 प्रकार का बताना है, 14 प्रकार का टोटल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्यूब के रूप में कितना होता है, किस रूप में? क्यूब के रूप में, तो क्यूब के रूप में कितना बताना है? 3 प्रकार का क्यूब के रूप में। टोटल कितने प्रकार के? 14 प्रकार के रूप में होता है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए। और फंडामेंटल कितना? 7 रूप में। तो देखो यहां से एक क्वेश्चन दिया गया था सेट 2 में या 3 में। ठीक है, इसका क्रिस्टल सिस्टम है, इसका ईडी लेंथ है, इसका इंटरटीशियल एंगल है, ये एक्स्ट्रा मतलब क्या है? इंटरटीशियल एंगल है, इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो अगर क्यूबिक रूप में है तो अगर ये बी सी तीनों इसका ईडी लेंथ है बराबर है, अगर ये अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक के रूप में होगा। इसका एग्जांपल क्या होता है? NaCl ZnS या डायमंड के रूप में। तो पूछा जाता है कि अगर अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, ये BC अगर तीनों बराबर है तो ये किस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम होगा? तो किस प्रकार का क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा? क्यूबिक का क्रिस्टल सिस्टम ये होगा, क्यूब के रूप में होगा। ठीक है, अगर आपका देख लीजिए यहां पे क्या होगा कि अगर ये बराबर B है, ये बराबर क्या है? B, लेकिन C बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 के बराबर है। ठीक है, तब ये कैसा सिस्टम होगा? टेट्राहेड्रल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होता है? SnO2 और SN। ये एग्जांपल नहीं भी याद रखिएगा, नहीं पूछता है। सबसे पहले ये ईड लेंथ वाला और ये एंगल वाला पूछा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाला आई थिंक पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर ऑर्थोरोम्बिक है तो ये बराबर B नहीं, B बराबर C नहीं, तीनों बराबर नहीं रहेगा ईड लेंथ तो उसका किनारा, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो एंगल होगा तीनों बराबर होगा 90 डिग्री का, तब वो ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा तो अल्फा और गामा होगा बराबर, अल्फा और क्या होगा? गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और ये भी सी तीनों कोई बराबर नहीं होगा, तो अब क्या होगा? मोनोक्लिनिक होगा। इसको याद रखना पड़ेगा। तब ये नंबर 1 नंबर मतलब सभी मॉडल सेट में तो नहीं पूछा है, लेकिन एक मॉडल सेट में इससे भी क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए इसको भी कर सकते हैं कि ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। रोम्बोहेड्रल अगर आ गया तो ये भी सी तीनों बराबर होगा, अल्फा बीटा और बराबर तो होगा, लेकिन गामा क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है कि अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, गामा 120 डिग्री के बराबर होगा, ये भी तो बराबर है, सी के बराबर नहीं है, तो ये क्या आता है? ग्रेफाइट क्वार्ट्ज होता है। लेकिन ये किस प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। एक ट्राइक्लिनिक होता है जो कि ना ABC बराबर होगा ना अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइक्लिनिक के नाम से जानते हैं। इसको याद करना है, कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन की संभावना बन रही है कभी कभी बाय मिस्टेक से। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। ये वाला चीजें अभी बताए थे कि कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होता है। तो अगर आपको दे दे कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में 1/8, बॉडी में 1, फेस में 1/2 और एड्ज में 1/4, ये चीजों को याद रखिएगा। तो फॉर्मूला जो लिखने के लिए पूछता है ना, तो वो चीजें आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि ले आए क्वेश्चन को, क्या करें कि हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। जैसे दे देता है ये B कितना होगा, ये B3, ये B2, ये 2B, ये सब सारी चीजें। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 2 न्यूमेरिकल के सहारे यहाँ पे क्या करेंगे? चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहला क्या कर रहा है कि देखो क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार इसके फॉर्मूला को निकालेंगे। इन सॉलिड हैविंग 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है क्या? एक ये है और ये क्या है? B है।
ये प्रेजेंट एट कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, और बी कहाँ पे, फेस पे। तो इसका गिव द एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, एक एटम्स क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 का होता है। कॉर्नर टोटल कितना होता है, 8, मतलब 8 कट गया, कितना हो गया, 1 आ गया। ये कितना आ गया, ये। बी किस पे कर रहा है, फेस पे कर रहा है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/2। टोटल फेस कितना आता है, 6, 2 या 6, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 3 हो गया। तो ये कितना, 1 है, बी कितना, 3 है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, AB3 फॉर्मूला के नाम से आप लिख सकते हैं। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में 2 जगहों पर ये मिला है, 2 की 3 जगहों पर मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे ना सारा इंपॉर्टेंट को ही लाए हम, ऐसे नहीं कहिएगा कि सर आप तो सारा कहते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस उतने चीज़ों को लाएं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ये इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये को लिए कहाँ पे, कॉर्नर पे और बॉडी पे, ठीक है। तो इसका अगर ये का अगर निकालें तो क्या आता है, 1/8 होता है कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, और 8 को कॉर्नर, तो 8 कट गया, कितना हो गया, 1, और बॉडी का कितना होता है, 1, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। बी देखते हैं, बी कहां पे प्रेजेंट है, फेस पे प्रेजेंट है। बी कहां पे प्रेजेंट है, फेस पे, तो 1/2 हो गया फेस का कंट्रीब्यूशन। टोटल फेसेस कितना है, 6, तो 3 दूने 6, 3 हो गया, ठीक है। और कहां पे, फेस सेंटर के साथ साथ कहां पे, इड्ज पे। इड्ज कितना होता है, टोटल इड्ज का कितना होता है, 1/4 कंट्रीब्यूशन। टोटल इड्ज 3 हो, मतलब कितना होता है, 12, तो 4 तिया कितना हो गया, 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो देखिए ये कितना हो गया, 2 हो गया, बी कितना हो गया, 6 को। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा बी 3 दूनी 6, मतलब बी कितना हो जाएगा, 3, तो ये भी 3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और सीख सकते हैं और नंबर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको इस प्रकार की वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्या रहेगा कि लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपके लिए इस प्रकार की और भी वीडियोज बनाते रहें। और डेली लाइव क्लास कितना बजे, 8 बजे डेली लाइव क्लास में जरूर जुड़ना है। लाइव क्लास कितना बजे, 8 PM को शाम को, ठीक है। डेली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसमें जरूर जुड़ना है, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हमारी जिम्मेवारी होगी। तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियोज आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियोज के